सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को। बट बाजार को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाजार के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें आज के दिन की तो सेंसेक्स निफ्टी दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिल रहा था, जिसमें सेंसेक्स आपको 600 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट रिपोर्ट करता हुआ दिखा और अल्टीमेटली बाजार में आज के दिन आपको एक सेलिंग प्रेशर वाली सेंटिमेंट्स भी देखने को मिली। अब देखा जाए पिछले कुछ टाइम में जितनी भी न्यूज़ हमें सुनने को मिली है, मैक्सिमम न्यूज़ बाजार के लिए अच्छी थी, जिसमें एक न्यूज़ हम बोल सकते हैं इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है वो, क्योंकि इससे इंडिया की जो इकनॉमी है उसमें एक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। अब देखो दोस्तों, किसी भी कंट्री का जो स्टॉक एक्सचेंज है या फिर स्टॉक मार्केट आप बोलो, वो हमेशा उस देश के ग्रोथ के बेसिस पे ही रिएक्ट करता है। अगर किसी कंट्री का ग्रोथ अच्छा नहीं है और उसका स्टॉक मार्केट अच्छा कर दे, ऐसा हम नहीं सुनते। और अगर अच्छा कर देता है तो शॉर्ट टर्म में करता है, लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी ही मैटर करता है। और इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड्स हमें देखने को मिलते थे उसमें इंडिया ऑलरेडी सरप्लस में था। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे सरप्लस का जो नंबर है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है और हमारे देश से जो एक्सपोर्ट होते थे सामान वो भी इंक्रीज़ होती हुई दिख सकती है। और बोल सकते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट हम देखते थे वो हो सकता है कि आपको सरप्लस में आता हुआ दिख जाए। इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान रखना। अब दोस्तों डेटा यहाँ पर ये कहता है कि 2024 में इन दो कंट्री के बीच में जो टोटल ट्रेड्स हुई हैं वो नंबर है $21.9 बिलियन का। आगे चलकर ये नंबर जो है वो आपको और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से। तो अल्टीमेटली ये न्यूज़ देश की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है, बट फिर भी इस न्यूज़ को मार्केट ने उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किया। तो मार्केट ने किस न्यूज़ को ज़्यादा वैल्यू किया उसकी अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखा जाए दोस्तों तो बाजार के गिरने का कुछ रीजंस अगर हम लें तो उसमें एक रीज़न ले सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वो आज के दिन आपको प्रेशर में देखने को मिले थे, जिसमें बजाज फाइनेंस का भी नाम आपको देखने को मिलता है। अब बजाज फाइनेंस क्यों गिरी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में आगे। बट देखा जाए तो आज के दिन अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को या फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को, तो उसमें आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक्सिस बैंक का, HDFC बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक का भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और इन तीन बैंक्स की अगर हम बात करें और बजाज फाइनेंस की बात करें तो इन तीनों का अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी और सेंसेक्स में, और ये 3-4 अगर गिर जाए तो अल्टीमेटली बाजार को लेके डूबते हैं। तो इस वजह से आप ये एक गिरावट का रीज़न मान सकते हैं। उसके अलावा अगर दूसरे रीज़न की बात करें दोस्तों तो बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी सिचुएशन से इंडिया और US के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातें अभी तक चल ही रही हैं उसको लेकर। अब देखो, कोई बड़ी खबर जब मार्केट में आने वाली होती है तो मार्केट उसको लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन होती है, मतलब जल्दी से जल्दी वो खबर सुनने को मिल जाए, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट वो खबर जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ता है। और डेडलाइन आप देख सकते हैं 1 अगस्त का हमें देखने को मिलता है और अभी तक काफ़ी सारे नेगोशिएशंस हमें देखने को मिल ही रही है। और US की तरफ से लगातार एक चीज़ हाईलाइट हो रहा है कि रशिया से जो भी ऑयल खरीदता है उनके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। तो ये बोल सकते हैं एक अनसर्टेनिटी का पार्ट है और इससे बाजार कहीं ना कहीं ये भी एज्यूम करके चल रहा है कि हो सकता है कि इंडिया और US के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिले वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को ना मिले, क्योंकि रशिया से हम ऑयल खरीदते हैं, चाइना भी खरीदता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब फाइनल चीज़ें हमें आउटकम्स में ही पता चलेंगी, बट अभी के टाइम पे सेंटिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स के बारे में, जिसमें FIs पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में 11,572 करोड़ की बिकवाली कर चुकी है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये भी एक मैटर करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट सेंटिमेंट, जिसको आप देख भी सकते हो और नहीं भी देख सकते, क्योंकि बड़े बड़े अगर कंट्री के स्टॉक मार्केट की बात करें लाइक जापान की, उसके अलावा बात करें हांगकॉन्ग की, उसके अलावा हम बात करें ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना की मतलब, तो उन सभी का जो परफॉर्मेंस है वो लास्ट डे हमें वीक देखने को मिला था। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि आज के दिन हमारा बाजार भी उसको रिएक्ट करता हुआ दिखा है। तो इन सारे कुछ की रीजंस हैं दोस्तों जो कि बोल सकते हैं कि आज के दिन बाजार में गिरावट का मेन कारण बन रही है। बाकी इन सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, मैं आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी।
इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी का नाम है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब दोस्तों IEX की बात करें तो कल के दिन ये कंपनी आपको ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। परफॉर्मेंस अच्छा था, बिल्कुल भी नहीं ख़राब था, और ख़राब नहीं था, काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। क्योंकि अगर पिछले 5 साल की हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा क्रैश हमें नहीं देखने को मिला था पिछले 5 साल में। चाहे आप अडानी इंटरप्राइजेस के बड़े गिरावट की बात कर लो, पेटीएम की बात कर लो, जी इंटरप्राइजेस की बात कर लो, इंटरटेनमेंट की बात कर लो, इन सारे कंपनीज़ में पिछले 5 साल में बड़ी बड़ी क्रैश एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला है। बट उन सभी क्रैश के सामने IEX का क्रैश बहुत ज़्यादा बड़ा था। और IEX कल के दिन कितना गिरी थी? लगभग 30%। अगर आप कंफ्यूज हैं कि 30% स्टॉक तो हमने गिरता हुआ कभी देखा नहीं, तो IEX अकेले 30% कैसे गिर गई? तो देखो दोस्तों, मैं बता देना चाहूँगा, आपने लिमिट तो देखा होगा अपर सर्किट और लोअर सर्किट का, 5%, 10% और 20%। और ये जो लिमिट है ये बेसिकली किन के लिए है? जो कंपनी FNO का पार्ट नहीं है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पार्ट नहीं है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस का पार्ट हैं तो आप में गिरावट 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30, 40, 50, 60% तक भी हो सकता है। तो इस वजह से जो कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है वो कंपनी में गिरावट 20% तक सहमत नहीं रहता, उससे आगे भी बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं था तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। वैसे देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, क्योंकि जो कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है वो बड़ी कंपनी होती है, उसमें ऐसा गिरावट जल्दी देखने को मिलता ही नहीं है। तो कभी कभी चीज़ें ये हो जाती हैं, तो इस वजह से उस टाइम ये सारी चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट भी है, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट ये भी है कि भाई गिरावट देखने को मिली तो क्यों देखने को मिली, तो इसके पीछे के रीज़न्स क्या है? तो रीज़न दोस्तों क्या है? तो रीज़न हम बोल सकते हैं कि IEX का बिजनेस है। अब फिलहाल IEX करती क्या है भाई? तो IEX बोल सकते हैं एक पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि मोनोपोली ओन करती है अपने इंडस्ट्री में। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि CERC यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं मार्केट कपलिंग को अगले साल में। ठीक है, अगले 1 साल में। अब मार्केट कपलिंग के इम्प्लीमेंट होने के बाद IEX को प्रॉब्लम क्या होगी? तो देखो दोस्तों, IEX अभी के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज में सबसे बड़ी प्लेयर है और अपने डोमिनेंस को ये इन्जॉय भी करती हुई दिख रही है। बट ये मार्केट कपलिंग को जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो इनका जो मोनोपोली वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मतलब 3-4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है हमारे पास, इसमें एक IEX हो गई, एक PXIL शायद नाम है, उसके अलावा हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज एक नाम है शायद, उसके अलावा और भी 2 कंपनी होंगी शायद। तो ये सारी जो कंपनीज है वो बराबर लेवल पे आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कल के दिन आपको IEX में बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला था। अब इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आज के दिन IEX ऊपर क्यों है भाई? तो देखो, जब भी कोई कंपनी बड़ी क्रैश दिखाती है लाइक 20-25% वाला एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में, तो अक्सर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कुछ रिकवरी हमें देखने को मिलता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में कोई कंपनी मान लो 30-40% की तेज़ी दिखाती है एग्जाम्पल के तौर पर, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिट बुकिंग कैसे होता है, वही चीज़ आप यहाँ पर मान सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस भी आज के दिन ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई दिखी है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। अब इसके पीछे का रीजंस क्या है वो भी हम लोग समझेंगे, बट सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि कल के दिन कंपनी ने Q1 के रिजल्ट को शो किया था, जिसमें कंपनी की जो एसेट क्वालिटी हैं उसमें हमें वीकनेस देखने को मिला था। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ वीकनेस ज़रूर थी। कंपनी का जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनका जो रेशो है बोल सकते हैं आप 0.86% पिछले साल Q1 में था, और इस बार हमें ये बढ़कर 1.03% देखने को मिला। और इनके जो NPA का नंबर है वो कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। NPA का मतलब कंपनी का लोन डिफ़ॉल्ट बढ़ रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और नेट NPA की बात करें तो वो भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। बट इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बोल सकते हैं कि बजाज फाइनेंस में गिरावट का मेन कारण बनती हैं।
इसमें एक चीज़ आप बोल सकते हैं कंपनी का MSME लेंडिंग्स वाला जो सेगमेंट है वो, जिसमें आपको ग्रोथ स्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पर कंपनी ने ही हाईलाइट किया था कि उनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो चुका है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, और भी कंपनी ने कमेंट्री किया, बट जो भी सारी कमेंट्री थी वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी के लिए स्मार्ट डिसीजन है। बट अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो सेगमेंट है MSME वाला, वो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट में से एक था, जो कि अब पहले की तरह ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से एक कंसर्न क्रिएट हो चुका है कि आगे चलकर बजाज फाइनेंस के जो ग्रोथ रेट है वो हमें स्लो होते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ऑटो लोन्स के बारे में, तो उसमें 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स के सैमसंग्स की अगर हम बात करें तो वो उसमें हमें ज़बरदस्त ड्रॉप देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल जितना कंपनी ने लोन पास किया था बोल सकते हैं, उसको अगर कंपैरिजन करें इस साल से, तो 53% की ड्रॉप हमें 2 व्हीलर सेगमेंट्स में दिख रही है और 3 व्हीलर्स में 57% की ड्रॉप दिख रही है। तो ऑटो इंडस्ट्री में जो स्लोडाउन हमें देखने को मिल रहा है उसका असर कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस भी आपको अपने नंबर्स में दिखाती हुई दिख रही है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करें इनके सेगमेंट्स के बारे में, तो वो थोड़ा सा ग्रोथ के मामले में कॉशियस नज़र आ रहे हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि MSME वाला जो सेगमेंट है टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का देखोगे तो 11.9% का शेयर ओन करता है और 52,538 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी का इस सेगमेंट से आता है, जो कि बोल सकते हैं आउटलुक्स के हिसाब से देखें तो लो ग्रोथ हमें रिपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाला जो सेगमेंट है वो भी हमें वीक परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो ये सारे कुछ की रीजंस हैं जिस वजह से काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं उन्होंने भी डाउनग्रेड किया है, और अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों को बाजार ने भी अच्छा बोल सकते हैं नहीं समझा है। तो इसी वजह से बजाज फाइनेंस में आज के दिन ऐसी गिरावट आपको देखने को मिल रही थी। बाकी मैं इसके बेसिस पे कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं कि अगर आपके पास बजाज फाइनेंस हैं तो आप बजाज फाइनेंस को इन सारी चीज़ों के बेसिस पे एक बार एनालिसिस वगैरह ज़रूर कर लेना, इसको रिकमेंडेशन मत समझना। अब अगली कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, जिससे रिलेटेड भी एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ फिलहाल यहाँ पर यह है कि मैज़गॉन डॉक ने नवाल ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप किया है। पार्टनरशिप किस लिए भाई? सबमरीन टेक्नोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि बोल सकते हैं कि दो कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हमें साइन होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक दूसरे के लिए काम करती हुई देखने को मिलेगी अगर हम बात करें सबमरीन्स के टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उससे रिलेटेड। तो देखो इन सारी चीज़ों का डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है BEML। इसने रिसेंटली दोस्तों 293 करोड़ का एक ऑर्डर सिक्योर किया है, जो कि डिफेंस ऑर्डर है ऐसा हम बोल सकते हैं, 150 हाई मोबिलिटी व्हीकल्स के लिए। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। और इस कंपनी से रिलेटेड एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी जो कि स्प्लिट से रिलेटेड था। 1:2 के रेशियो में कंपनी ने पहली बार स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये खबर आपके लिए काफ़ी अच्छी है। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।